सो चलिए बच्चों, हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर आप जानते हैं कौन सा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो ये चैप्टर बहुत लेंदी है बच्चों, और जब तक आप इसका एक बल्क में टॉपिक कवर्ड नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन लगाने में मजा नहीं आएगा। तो आज कोशिश करते हैं 2-3 क्लासेस में हम इसको आधा कंप्लीट करें और फिर जी भर के क्वेश्चंस लगाएं। नीट के लगाएं, सीबीएसई के लगाएं। आप टॉपर हैं तो आपको उसमें फायदा मिलेगा, और अगर आप नीट के लिए फ्रेशर हैं, सीबीएसई के साथ चल रहे हैं, तो उसमें भी फायदा मिलने वाला है आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले तो मैं इसको जरा रब कर देती हूँ क्योंकि ये हमको बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। नाउ स्टार्ट। डीएनए डीएनए क्या है बच्चों? एक एसिडिक सब्सटेंस है ना। और इसको फर्स्ट न्यूक्लियस के अंदर आइडेंटिफाइड किया था फ्रेडरिच मिशर ने। इसको लॉक कर लीजिएगा, इन 1869 को। क्या है डीएनए? मेरा एसिडिक सब्सटेंस है, और इसको न्यूक्लियस के अंदर आइडेंटिफाइड किया था फ्रेडरिच मिशर ने 1869 में। और क्या नाम दिया बच्चों उसको? न्यूस्लिन। क्या नाम दिया? न्यूस्लिन। देन उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई जिससे ये इसको आइसोलेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग चेन थी पॉलीमर की, और इंटैक्ट यानी साबित लॉन्ग चेन थी, और बाद में इसको बहुत टाइम लगा बेसिकली प्रूफ करने में। सो इट वाज ओनली इन 1953, यानी 1869 से 1953 इतने साल लग गए। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रीक थे हमारे साइंटिस्ट, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया है ना, फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि ये जो रोजलिंड फ्रैंकलिन थे हमारे और मॉरिस विल्किंस थे, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था डीएनए के ऊपर। उसके बेसिस पे, क्योंकि हमारे फ्रेडरिच मिशर भी करते चले आ रहे थे, इन सब के बेसिस पे वॉटसन क्रीक ने दोनों ने 1953 में फाइनली डीएनए डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर के मॉडल को हमको दे दिया। कब दिया? 1953 में। ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2022 में स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ चुका है। सो याद रखिएगा, डीएनए किसके बेसिस पे है? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे है। मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन के साथ मिलकर वॉटसन एंड क्रीक ने 1953 में हमको ये डबल डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। देन वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयर्स थे। इसका हॉलमार्क क्या था? क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। हॉलमार्क ऑफ द डीएनए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा बेस पेयरिंग इसका हॉलमार्क है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमने 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ी ली थी, पढ़ी है ना लास्ट क्लास में। चलिए एक बार और दिखा देती हूँ। ये रही आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एक तरफ है, इसको और मिला दीजिए तो चलिए दूसरी देखते हैं। ये रही डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये देखिए, ये देख एडेनाइन थाइमाइन किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। थाइमीन एडेनाइन किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है बच्चों, है ना बीच में। ये बेस पेयर्स हैं इसके। क्या है ये? हमारे बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। सो अगर एडेनाइन की बात करते हैं तो ये प्यूराइन से, आपको पता है ना। और अगर थाइमीन की बात करते हैं तो पायरिमिडाइन से। तो यानी बेस पेयर्स कैसे जुड़े हैं? एडेनाइन एंड प्यूराइंस के ऊपर दोनों मिलकर जुड़े हैं, अलग अलग दोनों नहीं है। किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। डन। देन ग्वेनाइन एंड साइटोसाइन विद ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, साइटोसाइन एंड ग्वेनाइन विद ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। सो ये है हमारा बेस पेयर्स का मिडिल स्ट्रक्चर, और ये क्या है हमारा? हॉलमार्क ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हॉलमार्क है ये इसका। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। कौन है? ये बेस पेयर्स। तो इसको याद रखिएगा, नीट में स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये आ सकता है। देन उसके बाद इन्होंने बोला however this proposition was also based on observation of Erwin Chargaff। इन्होंने भी एक हमको प्रपोजिशन दिया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। इस पे ये रेशो दिया था इन्होंने कि एडेनिन थाइमीन रहेगा साथ में, और ग्वानिन और साइटोसाइन रहेगा। आर कांस्टेंट है, आर इक्वल्स टू 1 है। ये डन, कांस्टेंट है। चलिए यहाँ लिखते हैं एडेनिन प्लस थाइमीन इज इक्वल टू 1,
और ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। अब इन्होंने ये दोनों को क्या बोला, कांस्टेंट, है ना। अब इसको कैसे और लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे और लिख सकते हैं, एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसाइन इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट और इक्वल्स टू 1। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, प्यूराइंस, प्यूराइंस क्या है हमारे, ए एंड जी, है ना, अपॉन पायरिमिडाइंस, पायरिमिडाइंस, पायरिमिडाइंस क्या है हमारे, टी एन सी इक्वल्स टू 1। डन, ऐसे भी 1 और ऐसे भी 1। सो इसको आपको याद रखना है, लेकिन हम लिखते समय क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला चलाएंगे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है। देन तो एर्गिन चार्गिफ ने क्या बोला था कि जो डीएनए के बेस पेयर्स का रेशियो है एडेनिन थाइनिन और ग्वानिन साइटोसाइन का, वो कांस्टेंट है और इक्वल्स टू 1 है। So the base pairing confers a very unique property of the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. Why? Because दो है 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम से, और ये complementary to each other है। And therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequences other strand is predicted. अपने आप known कर लोगे कैसे? अगर A यहाँ पे है और ऐसा डबल बॉन्ड आपको दे दिया, तो आप ऑटोमेटिकली डीएनए बना रहे हैं तो टी लिख लेंगे। और अगर बच्चों ये ए है और डबल बॉन्ड दे दिया, तो इस टी की जगह अगर आने रहे लिखोगे आप यू, तो इट इज इन द डीएनए, याद रखिएगा इसको, है ना। टी की प्लेस पे यू आएगा आरएनए में, एंड इट इज इन द आरएनए। सो ये डिफरेंसेस हैं। डन, देन ऑटोमेटिकली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो कह रहा है। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए act as a template for synthesizing a new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, genetic implication of the structure of DNA became very clear हो गया था। Done? तो अब देखते हैं, ये देखिए ये बोल रहा है स्ट्रक्चर, तो मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ बच्चों, ये रहा, देखो ये ज्यादा बेहतर है ना। इसने बोला डबल स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं हमारा, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 चेन है, ये चेन 1 ये चेन 2, इसको आप बीच में से काटिए, देखिए ऐसे। मैं इसको कलर दूसरा ले लेती हूँ, सो आपको अच्छे से बता सकती हूँ मैं ना। पर्पल भी है, ब्लैक भी है, ऑरेंज ले लेते हैं, चलो। तो मैं इसको ऑरेंज से काटती हूँ, सेंटर से काटिएगा इसको, है ना, तो आपको अच्छे से ये दिख जाएगा। देखो इक्वल इक्वल गया, यहाँ ऐसा है, यहाँ पे ये आपका ग्रूव ऐसा है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे कम ग्रूव है, ये लेस ग्रूव है ना, तो इसको बोलते हैं माइनर, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको बोलेंगे मेजर ग्रुप। तो मैं इसलिए यहीं पे आपको सब बताती हूँ। ये आपको नाइट्रोजनस बेस पेयर्स दिख ही रहे हैं। सो बच्चों एक राउंड में, यानी इस पूरे ब्लॉक के अंदर, ये पूरे यहाँ से लेके इस ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक में, चाहे ये वाला ब्लॉक भी हो, कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है 10 होंगे। कितने होंगे, 10 होंगे। मैं आपको यहीं पे सारा गणित सिखा दे रही हूँ, है ना, इसका कैसे आपको इसको याद करना है, अच्छे से याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 होंगे, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर, चाहे इस बॉक्स के अंदर चाहे इस टर्न के अंदर। डन। दूसरा, अब 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं इसके। डन। अब ये देखिए, ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर और ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये टू कॉन्सिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो होता है हमारा, मैं आपको पहले एंगस्ट्रॉन बताऊंगी, एंगस्ट्रॉन से नैनोमीटर, नैनोमीटर से आपका मीटर में कन्वर्ट करना आपको बताऊंगी। सो ये होता है हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉन। डन। 3.4 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन से जब हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, नैनोमीटर में, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं 3.4 डिवाइडेड बाय 10, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। डन। इतना 0.34 नैनोमीटर। अब बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, है ना। सो अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -9। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यहाँ लिखूं मैं, है ना,
यहाँ लिख देती हूँ मैं 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। चलेगा, आ गया आपका आंसर। डन। और ये इक्वल टू कितना बड़ा है हमारे एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कितना लेंथ होता है उसका बच्चों, 2 मीटर, अप्रोक्सीमेट 2 मीटर होती है। डन डन। अब इन दोनों का डिस्टेंस, ये आपकी बुक में भी अभी ऊपर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेट 0.34 नैनोमीटर। और इस नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। देन अब इन दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव चेन है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। अगर बच्चों ये 3 प्राइम होगा तो इसको बैक में आइए, ये होगा 5 प्राइम, और अगर ये 5 प्राइम होगा बच्चों तो ये होगा 3 प्राइम। डन। तो ये है ऐसा, दैट्स व्हाई दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब इनका डिस्टेंस कितना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ से लेके दोनों चेन का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है हमारा, 20 एंगस्ट्रॉन। कितना है, 20 एंगस्ट्रॉन। डन। इसको भी याद कर लीजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बनाओ, ये दोनों नाइट्रोजन बेस पेयर्स है ना, ये नाइट्रोजन बेस पेयर है, इसको ही ले लेती हूँ मैं, इस वाले को। सो इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इनके बीच में, ये आपको मालूम है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी आप इसको मान लीजिए यहाँ से, ये अगर एडेनाइन इतना है सो ये थाइमीन इतना होगा, है ना। तो ये हो गया मेरा थाइमीन और ये हो गया मेरा एडेनाइन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड का, ये आप जानते हैं ना, ये मालूम है अपने को। सो इसका डिस्टेंस कितना है मालूम है आपको, 3 एंगस्ट्रॉम, है ना। सब जगह आपको 3 मिल रहा है ना, 3 हाँ, तो यही है। और एक स्ट्रैंड का जो एंगस्ट्रॉन का यही होता है मेन अपना। डन। तो इसको इस तरीके से आपको याद करना है। क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे ये क्या क्या बोल रहा है हमारा। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड बेसिस है, बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड, बेसिस अंदर है और शुगर फॉस्फेट बाहर है। बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, पोलैरिटी अगर एक 5 प्राइम 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम 5 प्राइम होगा। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड में होंगे थ्रू हाइड्रोजन। सो ये आपको मालूम है, वाइस वर्सा, एडेनिन होगा तो डबल बॉन्ड थाइमीन होगा इसका, और अगर ग्वेनिन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड साइटोसाइन होगा। तो दैट वी नो वेरी वेल, है ना। देन उसके बाद ये एक 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंड। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चेन कौन से फैशन में है ये देख लेते हैं। ये दोनों चेन हम राइट हैंड से चलते हैं बच्चों, है ना। तो मैं पेन चेंज करूं, ले लेती हूँ। हम किस तरफ से चलते हैं, राइट हैंड से चलते हैं, ये है ना। तो इसको बोलते हैं राइट हैंडेड फैशन, यानी मैं इसको जब भी पढ़ूंगी राइट साइड से पढ़ूंगी, राइट हैंडेड फैशन। लेफ्ट हैंडेड भी है, बट लेफ्ट हैंडेड बहुत पहले नीट के एग्जाम में आता था, अब उसका नहीं है। और ये जो फॉर्म हम पढ़ते हैं बेटा, ये बी फॉर्म है डीएनए का, इसको भी याद कर लीजिए। 11th की बायोमोलिक्यूल्स की जो चैप्टर है एंड में, उसमें ये लिखा है, इट इज बी फॉर्म है हमारा। कौन सा फॉर्म पढ़ते हैं हम, बी फॉर्म, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, राइट हैंडेड है और ये हम बी फॉर्म पढ़ते हैं। गुड। तो आपको अच्छे से हर चीज मैं बता रही हूँ, नीट के एग्जाम में यही तो आता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर है, पिच ऑफ द हेलिक्स यानी हमारी दोनों पिच कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है। डन। अ नैनोमीटर इज 1 बिलियन ऑफ अ मीटर एंड इट इज, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर। पिच यानी क्या, ये दोनों का पिच पूरा कितना है आपका, 3.4 नैनोमीटर। रफली 10 बेस पेयर होते हैं एक इसमें टर्न में, कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। तो यानी ये बेस पेयर मैंने आपको बता दिया, 3 पॉइंट एंगस्ट्रॉन है मैंने बोला, है ना। और ये कितना बोल रहा है, 3.4 नैनोमीटर इसकी पिच है। डन। तो याद आएगा, अच्छे से याद रहेगा स्ट्रक्चर पूरा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूराइंस एंड pyrimidine, कैन यू find out why the distance between 2 nucleoside chains in DNA remain almost constant। आप बोल रहे हैं इसको कंपेयर करिए और क्यों दोनों एक साथ कांस्टेंट होती हैं, ये भी हमें बताइए। देन बच्चों कल मैंने आपको क्वेश्चन एक कराया था कि फ्रांसिस क्रिक ने इसको दिया है। तो देखिए फ्रांसिस क्रिक ने हमको सेंट्रल डोगमा दिया, है ना।
सेंट्रल डोग्मा दिया जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या स्ट्रक्चर है सेंट्रल डोग्मा का? डीएनए जब डीएनए में ही टूटेगा, यानी डीएनए जब डीएनए से ही डबल चेन बनाएगा तो रेप्लिकेशन करेगा। अब डीएनए जब एमआरएनए बनाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और एमआरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो ट्रांसलेशन करेगा। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डन। और ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज है इसमें, जब एमआरएनए से डीएनए बनेगा, एमआरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? किस में बन रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहाँ हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है तो एंजाइम भी बच्चों सेम लग जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डन। लॉक कर दूं ना? समझ आ रहा है ना आपको? बस यही अच्छी बात है। नाउ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। In some viruses, the flow of information is in reverse direction and from RNA to DNA. Can you suggest the simple name of this process? तो क्या बोलेंगे आप? Very good. सुनाई दे रहा है मुझे। Reverse transcription. Good. Very good. चलिए अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी उसने हमको बोल दिया कि आप क्वेश्चन लगा के मुझे बताओ, है ना? तो चलिए लगाते हैं। ये कल मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था, आप सबको मालूम है, सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ा दिए थे, है ना? चलिए आज डीएनए का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, लेबलिंग पढ़ा दी, उसकी नंबर भी पढ़ा दिया। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन, हमको डीएनए आरएनए में परसेंटेज निकालना है साइटोसिन एडेनिन यानी नाइट्रोजनस बेस का। सो क्वेश्चन ऐसे लिखिए, अ सैंपल, मैं रीड कर देती हूँ। एक ऐसा सैंपल है डीएनए का जहाँ पे बेसिकली आपने डीएनए प्यूरिफाइड किया है, उसके अंदर 20.0 मोल परसेंटेज आपको साइटोसाइन मिल गया है। ठीक है, साइटोसाइन मिला है। देन एज्यूमिंग दैट ओनली द 4 प्रिंसिपल बेसिस होते हैं, दैट यू नो वेरी वेल, 4 प्रिंसिपल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, दैट यू नो वेरी वेल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, यही होते हैं ना। अब इनमें से आपको कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट मोल परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करना है अपन को? अप्रोक्सीमेट करना है। पहली बात तो कंप्लीट तो आ नहीं सकता, अप्रोक्सीमेट करिए। अप्रोक्सीमेट मोल परसेंटेज ऑफ प्यूराइंस का बोल रहा है, यानी मुझे क्या करना है? ए और जी करना है। प्यूराइंस रेसिड्यूज इन दिस डीएनए। डन डन। तो चलिए मैं पेन चेंज का कलर चेंज कर लेती हूँ। आंसर, ये क्वेश्चन हुआ, नाउ आंसर। तो मुझे क्या दिया है? मुझे पायरिमिडाइन दिया है, साइटोसिन दिया है, यानी पायरिमिडाइन दिया है। तो सबसे पहले तो मैं साइटोसिन लिखूं। साइटोसाइन इज इक्वल टू व्हाट? पायरिमिडाइन। फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। पायरिमिडाइन इज इक्वल टू कितना दिया? 20। ठीक है, डन। फॉर्मूला क्या? और अब मुझे कुछ भी नहीं दिया, टी नहीं दिया, ए नहीं दिया इन लोगों ने, जी नहीं दिया इन लोगों ने, और टी भी अभी मुझे नहीं पता, एज्यूम कर लीजिए। लेकिन मैं आपको टी को एज्यूम करना बता रही हूँ, देखो कैसे एज्यूम करोगे। डन, ये हो गया। अब आपको मालूम है जो पायरिमिडिन है, चारगेफ ने हमको एक रूल दिया था कि पायरिमिडिन मीन्स C प्लस टी इज इक्वल टू 1, है ना? कांस्टेंट है तो और C इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लीजिए, तब भी क्या होगा? इज इक्वल टू 1। तो अगर C को उसने 20 दिया है तो मेरा T भी कितना हुआ? 20। डन। अब मेरे को प्यूराइंस निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है? प्यूराइंस प्लस पायरिमिडाइंस इज इक्वल टू 100%, ये फॉर्मूला है। सो इसको अच्छे से लॉक कर लीजिए, है ना? ये फॉर्मूला है, लॉक कर लीजिए। प्यूराइंस क्या है मेरा? A प्लस जी, डन, प्लस
पायरिमिडाइंस क्या है मेरा, C प्लस टी, ये इज इक्वल टू 100%। सो मुझे मालूम है ए की पेयरिंग एज्यूम करेंगे, एज्यूम अब यहाँ पे लिखूं ताकि आप लोग को अच्छे से पता चले। सो इसके बाद यहाँ लिख रही हूँ एज्यूम, एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम करिए कि आपको पता है A इज इक्वल टू टी होता है और G इज इक्वल टू C होता है, दैट यू नो वेरिकल इज इक्वल टू 1 इक्वल टू कांस्टेंट। सो जो A है मेरा, A पे क्या रख दूंगी 20, सॉरी A पे 20 नहीं रखूंगी क्योंकि A को तो निकालना ही है ना हमको, A पे क्यों रखूंगी मैं, A इज इक्वल टू टी होता है, तो यानी यहाँ क्या करूंगी, यहाँ पे मैं करूंगी फॉर्मूला अब चेंज करूंगी, A प्लस टी कर दूंगी, डन, प्लस यहाँ पे C प्लस G कर दूंगी इज इक्वल टू 100%। अब मुझे मालूम है A प्लस 20 रखो, प्लस C 20 दिया था, प्लस G रखो इज इक्वल टू 100%। अब ये 20 प्लस कर दो तो A और ये A इज इक्वल टू G होता है, पता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2G हो जाएगा, या 2A निकाल दीजिए इसको। सो यहाँ पे कर दूं मैं 2A, क्योंकि A इज इक्वल टू G ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे लिख चुकी हूँ मैं ना, A इज इक्वल टू G, तो 2G कर दो, इस मतलब यहाँ पे मैं आपको क्या लिख के दिखाऊं, फिर से लिखती हूँ, A इज इक्वल टू मैं G मान लूँ, तो मैं A को, इसको भी A ही मान लूँ, तो अगर मैं इसको A इज इक्वल टू A मानती हूँ तो कितना हुआ 2A हो गया ना, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ 2A प्लस इन 20 को प्लस करो 40 इज इक्वल टू 100%, डन। तो अब 2A इज इक्वल टू 100 माइनस 40, इस 40 को इधर ले जाइए, तो 2A इज इक्वल टू 60, डन। अब क्या करूं यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा या 30 इज इक्वल टू कितना आया 30, तो एडेनाइन कितना आया मेरा 30%, डन। तो अब जब एडेनाइन 30 आया तो बट ऑब्वियस है ग्वेनाइन भी 30 आएगा, है ना, क्लियर हुआ। सो अब मेरा यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ देयरफॉर इक्वल टू 20 एंड A इज इक्वल टू 30, डन। नाउ प्यूराइंस निकालो, प्यूराइंस ही तो निकालना है ना आपको, प्यूराइंस इज इक्वल टू क्या है A प्लस G, तो क्या कर दूं मैं, C इज इक्वल टू G होता है, तुम्हें मालूम है, क्या मालूम है आपको, C इज इक्वल टू G ही होता है, तो A कितना है 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50%, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है, डन। ये आपका क्वेश्चन आया था 4/24/25 2024 CBSE के पेपर में आया था, पहला ही ऑब्जेक्टिव था CBSE के पेपर में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था यही था, क्लियर। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा अपने मन से 20 की जगह 40 रख लीजिएगा। चलिए एक 40 का भी निकाल के दिखाती हूँ, चलो, है ना। अब मैं क्या करूँ, चलो अब A ले लेती हूँ मैं, A इज इक्वल टू मैं मान लेती हूँ 40, डन, और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँ, मुझे मालूम है A इज इक्वल टू G होता है और T इज इक्वल टू C होता है ना। और भी मुझे मालूम है कि पायरिमिडाइन, प्यूराइंस पहले लिखिए, प्यूराइंस प्लस पायरिमिडाइंस इज इक्वल टू 100% होता है। तो प्यूराइंस क्या है मेरा A प्लस G प्लस पायरिमिडाइन क्या है मेरा T प्लस C इज इक्वल टू 100%। मुझे A दिया है, सो A कितना दिया है 40, तो ये भी मुझे मालूम है, पहले रखती हूँ 40 प्लस G करूँ, G तो मेरे पास है ही नहीं, प्लस
इसको टी प्लस सी करूं, अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास मान लीजिएगा, और शॉर्ट तरीका बता रही हूँ 100%। अब आपको मालूम है ए इज इक्वल टू डबल बॉन्ड के साथ टी होता है और सी इज इक्वल टू जी होता है। सो मैं क्या करूंगी 40 पेन की ग्रीन परमानेंट पेन की डोम्स की ग्रीन इंक। अरे बाबा परमानेंट ग्रीन मार्कर की इंक। तो ये देखिए 40 है, तो अब यहाँ भी रख दूंगी ना, ये तो मैं जी ई रख लूँ, जी प्लस यहाँ भी 40 रख लूँ, टी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। अब मैं क्या मान लूँ, थोड़ा ऊपर करूँ, लाइन खींच के मैं यहाँ चला रही हूँ। देन क्या हो जाएगा बच्चों, 40 उधर ले जाओ और जी प्लस सी इधर ले आओ, या आप इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू सी, क्योंकि एडेनाइन दिया है तो आप इसको साइटोसाइन निकाल लो, है ना। एक डिफरेंट ही निकालना, प्यूराइंस में से निकालना, एडेनाइन में से मत निकालना, क्योंकि सॉरी ग्वेनाइन में से मत निकालना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यूराइन का ही है। तो मैं क्या करूँ इसको 40 प्लस 40, है ना, ये एक हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका C प्लस जी इज इक्वल टू 100%। तो ये हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा आपका 2C इज इक्वल टू 100%। तो 2C इज इक्वल टू, तो 100 माइनस 80 करो, कितना हो गया आपका 80, इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2C इज इक्वल टू 20। तो C इज इक्वल टू सॉरी 80, C इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 करो, 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा 40, तो C इज इक्वल टू कितना आया मेरा 40। डन। अब आपको मालूम है फॉर्मूला, C आया मेरा 40% और ए बी आया मेरा 40। तो अब क्या निकालना है मुझे, ये मेरे को क्या दिया था प्यूराइन, तो पायरिमिडीन निकालना है, पायरिमिडाइन इक्वल टू क्या होता है हमारा टी प्लस सी। सो ए के साथ तो टी ही लगता है मालूम है ना, तो यहाँ कर दूँ, यहाँ 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। डन, जस्ट डबल आया, क्लियर। तो इस तरीके से आपको निकालना है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़े। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो आज